प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग जो है नर्वस सिस्टम के एक पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। आज हम लोग ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम लोग आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक भाग जो मस्तिष्क है उस पर चर्चा करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो होता है वह खोपड़ी यानी स्कल्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क जो है तीन सुरक्षात्मक परत जो प्रोटेक्टिव शीट होते हैं वह से ढका होता है। वो टिश्यू से बने होते हैं, वो त्वकों से बने होते हैं, उन्हीं से वो घिरा होता है। जो सुरक्षात्मक परत होते हैं उनको मीनिंग्स कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को डूरा मैटर तथा सबसे भीतरी परत को जो है पिया मैटर कहा जाता है। सबसे बाहरी परत काफ़ी कड़ा, मजबूत एवं सख्त होता है। सबसे भीतरी परत मस्तिष्क की सतह से सटा होता है और मुलायम होता है। इस डूरा मैटर तथा पिया मैटर के बीच एक कोमल जालीनुमा झिल्ली होती है, उसे जो है एरेक्नोआइड कहा जाता है। एरेक्नोआइड के भीतर जो है एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसे जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, यानी CSF कहा जाता है। यह एक प्रकार का साफ और रंगहीन तरल पदार्थ है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं, उनको जानें। पहला है यह यांत्रिक रूप से जो है मस्तिष्क के लिए आघात अवशोषक यानी शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे सिर इधर उधर घूमता है वैसे वैसे जो है मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में तैरता रहता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क पर किसी प्रकार का जो है धक्का या आघात नहीं पहुंचता। दूसरा कार्य क्या है, रक्त नलिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स तथा ब्रेन टिश्यू के बीच जो है कई पदार्थों का आदान प्रदान होता है। उसी के बीच मध्यस्थता का काम जो है CSF करता है, जिसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ भी होते हैं, उनको पहुंचाने में यह मध्यस्थता का काम करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मस्तिष्क में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है व्हाइट मैटर, दूसरा होता है ग्रे मैटर यानी कि उजला पदार्थ और गहरे भूरे रंग का पदार्थ। एंड्रयूसेन और उनके सहयोगियों ने प्रयोग करके ये दिखलाया कि जो मस्तिष्क में ग्रे मैटर पाए जाते हैं उसका बुद्धि के साथ धनात्मक सहसंबंध है और उजले पदार्थ के साथ ऐसा सहसंबंध नहीं पाया गया। यानी आम बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है ग्रे मैटर सबसे अधिक है वह अधिक बुद्धिमान है। ऐसा इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है। पार्ट ऑफ ब्रेन, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन या सिर के अगले हिस्से में अवस्थित है। इसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस तथा बृहत मस्तिष्क सम्मिलित होता है। पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क सिर के पिछले हिस्से में अवस्थित होता है। इसमें मेडुला, पॉन्स, सेरिबलम, रेटिकुलर फॉर्मेशन सम्मिलित होता है। अग्र मस्तिष्क देखिए, इस हिस्से को जो है अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इस हिस्से को पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसी में जो है मेडुला है, पॉन्स है, सेरिबलम है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, इसी में सम्मिलित होता है। अग्र मस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिबलम सम्मिलित होता है। तीसरा जो होता है वह मिड ब्रेन है। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के जो बीच होता है इसी को जो है कहते हैं मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। यह जो है एक तरह से फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच जो है एक तरह से पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। विशेषज्ञों ने अंतिम दो प्रकार हैं यानी कि पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, इन दोनों को मिला करके जो है इन्होंने ब्रेन स्टेम की संज्ञा दी है, मस्तिष्क स्तंभ की संज्ञा दी है। जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा जो है मस्तिष्क को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है माइलेनसीफिलोन, यह मस्तिष्क का प्रथम विभाजन है जो सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड का एक विस्तृत रूप होता है। इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा सम्मिलित होता है जिसका काम जो है श्वसन, हृदय की क्रियाओं आदि का संचालन करना होता है। मेटेनसीफिलोन, इसमें पॉन्स तथा लघु मस्तिष्क होता है। इस भाग का संबंध जो है शारीरिक गतियों में संतुलन बनाए रखना होता है। इसमें यदि किसी प्रकार से क्षति पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने शारीरिक गतियों में पर्याप्त रूप से उचित नियंत्रण नहीं रख पाता है। मेसेनसीफिलोन, इसके दो विभाग हैं यानी कि सब डिवीजन है। पहला है टेक्टम, दूसरा है टेगमेंटम। टेक्टम में
ऊपर का भाग जो श्रेष्ठ कैल्कुली सुपीरियर कैल्कुली होता है, इसका संबंध जो है विजुअल इन्फॉर्मेशन से होता है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपीरियर कैल्कुली का संबंध किससे होता है, तो विजुअल इन्फॉर्मेशन से होता है। दूसरा होता है इंफीरियर कैल्कुली, जो नीचे का भाग होता है, इसको जो है इसका संबंध जो है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन से होता है। यहाँ भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंफीरियर कैल्कुली का संबंध किससे होता है, तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी श्रवण सूचनाओं से होता है। हम देखेंगे कि डायनेसिफिलून मस्तिष्क का वो भाग, ये देखने में बहुत छोटा परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। थैलेमस और यही जो है हाइपोथैलेमस है, इससे संबंधित है। थैलेमस मस्तिष्क का रिले स्टेशन होता है। अभी रिले स्टेशन क्यों होता है, इसको रिले स्टेशन, थैलेमस को रिले स्टेशन क्यों कहते हैं, अभी आगे जो है जब हम लोग थैलेमस पे चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि इसको रिले स्टेशन क्यों कहा जाता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो है व्यक्ति के सामवेगिक और प्रेरणात्मक जो व्यवहार होते हैं, इमोशनल और मोटिवेशनल बिहेवियर होते हैं, उसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलेनसिफिलून, जो टेलेनसिफिलून होता है, यह मस्तिष्क का हाईएस्ट डिवीजन होता है। इसमें अग्र मस्तिष्क सम्मिलित होता है, इसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। लिम्बिक तंत्र तथा सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसके प्रमुख भाग होते हैं। ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क स्तंभ। मेडुला पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन का सबसे नीचे का भाग होता है। मेडुला जो होता है, देखिए ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ब्रेन स्टेम में जो है मेडुला होता है। मेडुला पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन, जो पीछे का मस्तिष्क देखिए यहाँ पे जो है मेडुला, ये नीचे का भाग होता है। मेडुला का काम क्या है, स्पाइनल तथा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को महत्वपूर्ण भागों पर जोड़ता है। मेडुला द्वारा शरीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिसमें श्वसन क्रिया, रिस्पिरेशन, हृदय की गति, हार्ट रेट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आदि का संचालन एवं नियंत्रण ये मेडुला ही करता है। जीभ की गतियों का संचालन एवं नियंत्रण भी मेडुला के द्वारा ही किया जाता है। पोन्स सिर, ये देखिए यहाँ पोन्स है। मेडुला के ऊपर पश्च मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग पोन्स है। इसमें विभिन्न प्रकार के संवेदी सेंसरी न्यूरॉन्स तथा गति न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सिर एवं चेहरे से प्राप्त कुछ संवेदी तंत्र का आवेग जो स्पर्श, टच, दर्द, पेन, ताप, टेम्परेचर से संबंधित होते हैं, सेतु यानी पोन्स द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। कुछ गति क्रियाएं यानी मोटर रिस्पांस जो होते हैं, जैसे आनंद अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन में होने वाली जो पेशी क्रियाएं, मास्कुलर एक्टिविटी जो होती हैं, नेत्रगोलक, आईबॉल में की गति होती है, और जबड़े की गति, जॉ मूवमेंट का संचालन भी सेतु द्वारा यानी पोन्स द्वारा ही किया जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे लघु मस्तिष्क सेरिबेलम पे। सेरिबेलम, ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों में अंतर है। सेरिबेलम मतलब लघु मस्तिष्क होता है और सेरिब्रम मतलब जो है बृहत मस्तिष्क होता है। हम लोग चर्चा करेंगे लघु मस्तिष्क यानी सेरिब्रम पे। पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन में पीछे का एक बहुत बड़ी जटिल संरचना होती है, जिसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सचमुच में बृहत मस्तिष्क सेरिब्रम का एक लघु रूप है, यानी कि सेरिब्रम जैसा होता है उसी का एक छोटा रूप जो होता है सेरिब्रम है। यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ढका होता है। इसके ऊपरी सतह पर जो है घूसर पदार्थ ग्रे मैटर तथा भीतरी सतह पर जो है व्हाइट मैटर होता है। ध्यान रखेंगे कि जो ऊपरी सतह होता है उस पर ग्रे मैटर और जो भीतरी सतह होता है वह उसमें जो है व्हाइट मैटर होता है। ऊपर से देखने पे यह घूसर नजर आता है, यानी कि ग्रे नजर आता है। लघु मस्तिष्क तथा बृहत मस्तिष्क दोनों में घूसर पदार्थ ऊपरी सतह पर तथा उजला पदार्थ भीतरी सतह पर, यानी कि यह जो है सेरिब्रम में और सेरिबेलम दोनों में एक ही तरह से, यानी ऊपर जो है ग्रे मैटर और भीतरी सतह में जो है व्हाइट मैटर पाए जाते हैं। लेकिन सुषुम्ना में इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। ये क्या होता है, जैसे उजला पदार्थ वहाँ पे जो है ऊपरी सतह पे पाया जाता है। उजला सतह जो पदार्थ यानी व्हाइट मैटर होता है जो है ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जो कि यहाँ जो है भीतरी सतह पर पाया जा रहा है। और जो ग्रे मैटर है वह निचली सतह पर पाया जाता है, और जो कि लघु मस्तिष्क और बृहत मस्तिष्क में जो क्या है ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इस नाते जो है यहाँ विपरीत स्थिति के रूप में हम इसे याद करते हैं। स्पाइनल कार्ड, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन स्टेम। अन्य भागों में संवेदी स्नायु आवेग होते हैं, जो सेंसरी इंपल्स होते हैं, उनको ग्रहण करने का काम करता है लघु मस्तिष्क, और उसे मस्तिष्क के अन्य भागों में भेजने का काम भी करता है लघु मस्तिष्क। ग्रहण करता है, उनको अन्य भागों में भेजता है, जिसके फलस्वरूप जो है, इन्हीं के फलस्वरूप व्यक्ति जो है समन्वित क्रियाएं यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट भी कर पाता है।
यदि किसी कारण से लघु मस्तिष्क घायल हो जाता है तो व्यक्ति किसी क्रिया को कर तो पाता है परंतु संबंधित ढंग से नहीं कर पाता है। जैसे मस्तिष्क के पिछले हिस्से यानी कि लघु मस्तिष्क यदि घायल हो जाता है तो व्यक्ति के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पीछे से जो है अटैक कर दिया जाए या कोई व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, सर केवल पीछे की ओर गिर जाता है और सर के पिछले हिस्से में यदि चोट लग जाती है तो चक्कर खा के जगह जगह गिरने लगता है और बैठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाता। अगर उठता है तो पैर उसके लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि उसके लघु मस्तिष्क में वह चोट लग जाता है जिसके कारण जो है कोऑर्डिनेट मूवमेंट नहीं हो यानी समन्वित क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, अब हम चर्चा करेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन यह है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो है पॉन्स सेतु के जो ऊपर हो एक छोटी सी संरचना होती है उसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। इसी को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन तथा पश्चिम मस्तिष्क हैंड ब्रेन के बीच ये पुल का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क को जो है मेसेनसिफिलोन भी कहा जाता है। इसके दो भाग हैं, टेक्टम तथा टेगमेंटम। पीछे अभी हम लोग टेक्टम और टेगमेंटम की चर्चा किए थे। टेक्टम द्वारा संवेदी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इसके दो तरह के केंद्रक होते हैं, एक केंद्रक के द्वारा श्रेष्ठ कैलकुली सुपीरियर कैलकुली और दूसरा होता है इंफीरियर कैलकुली। श्रेष्ठ कैलकुली से किसी वस्तु को हम जो है दृश्य ज्ञान होता है और इंफीरियर कैलकुली से जो है श्रवण का ज्ञान होता है। अब हम चर्चा करेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन पे। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला से प्रारंभ होकर के मध्य मस्तिष्क तथा अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस तक तंतुओं के एक जाल के आकार की एक विशेष संरचना होती है जिसे रेटिकुलर फॉर्मेशन की संज्ञा दी जाती है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन के कुछ काम हैं उसको जान लें कि कैसे कार्य करते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन का जो संबंध होता है नींद से होता है, स्लीप से होता है, उत्तेजना या जागरण एराउजल से होता है, अवधान अटेंशन से होता है। यह इन प्रक्रियाओं को यानी कि नींद, उत्तेजना यानी स्लीप, एराउजल, अटेंशन आदि की प्रक्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। इसलिए इसको जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी RAS भी कहा जाता है। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, ये देखिए अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क पे जो मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग अग्र मस्तिष्क है। इसको न्यूरो जो मनोवैज्ञानिक है यानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं इन्होंने दो भागों में बांटा है, टेलेंसिफिलोन और डायनेसिफिलोन। इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लियन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सम्मिलित होता है। थैलेमस, ये थैलेमस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके कार्य क्या है, कैसे काम करता है और क्यों यह रिले स्टेशन कहा जाता है, इसके बारे में भी जो हम लोग चर्चा करेंगे। मध्य मस्तिष्क के ठीक ऊपर दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं इनके बीच एक अंडाकार संरचना होती है जिसे थैलेमस की संज्ञा दी जाती है। थैलेमस दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच होता है, अतः इसे ऊपर से देखा नहीं जा सकता है। इसको देखने के लिए दोनों गोलार्धों को एक दूसरे से अलग करना होता है। थैलेमस डायनेसिफिलोन का डार्सल हिस्सा है। थैलेमस में तीन तरह के केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन जानिए। संवेदी केंद्रक, जिसका प्रधान कार्य क्या है, जो मुख्य कार्य है शरीर के भिन्न भिन्न संवेदी प्रक्रिया जैसे कि दृष्टि, विजुअल, श्रवण, हियरिंग, दर्द, पेन, टेम्परेचर, स्पर्श, टच, स्वाद, टेस्ट, गंध, स्मेल, इससे संबंधित जो आवेग होते हैं उनको ये ग्रहण करता है यानी रिसीव करता है और प्रमस्तिष्क के उपयुक्त क्षेत्रों में प्रसारण करता है। इसी नाते इसको जो है रिले स्टेशन कहा जाता है। उनको ग्रहण करके जो है अन्य क्षेत्रों में प्रसारण करने का कार्य करने मस्तिष्क प्रमस्तिष्क में प्रसारण करने का कार्य करता है। इस नाते इसको जो है रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है। दूसरे तरह के जो केंद्रक होते हैं वो लघु मस्तिष्क सेरिबेलम, मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन से आवेग को ग्रहण करके उसे प्रमस्तिष्क को उचित क्षेत्रों में भेजते हैं। तीसरे तरह के केंद्रक वैसे होते हैं जो थैलेमस के भीतरी आवेगों को इकट्ठा करते हैं और प्रमस्तिष्क को भेजते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे एक छोटी सी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना होती है, उसे जो है हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। यही है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध प्राणी के संवेग अभिप्रेरणात्मक व्यवहार से अधिक है, यानी कि इमोशन और मोटिवेशन से इसका संबंध अधिक है। अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था इस पर। हाइपोथैलेमस के प्रमुख जो जैविक अभिप्रेरक हैं, जो हाइपोथैलेमस है व्यक्ति के प्रमुख जैविक अभिप्रेरक यानी जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं जैसे भूख, प्यास, यौन, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर के भीतर एक सामान्य संतुलन नॉर्मल बैलेंस बनाए रखने में भी हाइपोथैलेमस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक है कि शरीर का एक खास तापक्रम हो, एक टेम्परेचर हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जो हृदय की गति
हृदय की गति भी सामान्य हो, रक्तचाप भी सामान्य हो, तभी जो है शरीर सामान्य ढंग से कार्य करता है। इसी को जो है मनोवैज्ञानिकों ने समस्थिति या होमोस्टेसिस की संज्ञा दी है। हाइपोथैलेमस के कुछ अन्य काम भी है। हाइपोथैलेमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तथा अंतःस्रावी क्रियाओं इंडोक्राइन एक्टिविटीज को भी नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है उसको जाने। यह पिट्यूटरी ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्लैंड है, एक तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड है, यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस की बगल में होती है। हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्यों का नियंत्रण या तो सीधे आवेग नर्व इंपल्स भेजकर करता है, या वहाँ पे एक विशेष प्रकार के रासायनिक तत्व जिसे रिलीजिंग फैक्टर कहा जाता है उसके द्वारा यह करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको एक पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि होती है जिसका नियंत्रण अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड है, उन पे इसका नियंत्रण होता है। इसलिए जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है यानी पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करके शरीर के पूरे अंतःस्रावी जो क्रियाएं होती हैं उनको काफ़ी हद तक संचालन एवं नियंत्रण करता है। लिम्बिक सिस्टम इस पद का प्रतिपादन जो है मैकलिन 1949 द्वारा किया गया। यह अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन के निचले भाग के चारों तरफ किनारे किनारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बृहद मस्तिष्क के कुछ केंद्रक आपस में मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं। इसे ही जो है लिम्बिक सिस्टम की संज्ञा दी गई है। इसके प्रमुख 5 भाग हैं, इन 5 भागों को जाने और ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला घ्राण बल ऑल्फैक्टरी बल्ब, दूसरा सेप्टल एरिया, तीसरा हिप्पोकैम्पस, चौथा एमिग्डाला, पांचवा साइनेबुलेट गायरस। इसमें जो है घ्राण बल्ब नाक में पाए जाने वाले जो घ्राण ग्राहक होते हैं यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं उनके द्वारा भेजे गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करता है। इसीलिए लिम्बिक सिस्टम को जो है स्मेल ब्रेन यानी कि घ्राण मस्तिष्क भी कहा जाता है। सेप्टल एरिया जो होता है वह और एमिग्डाला तथा साइनेबुलेट गायरस यह जो है इमोशनल बिहेवियर के संचालन एवं नियंत्रण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिप्पोकैम्पस का महत्व जो है स्मृति में है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिप्पोकैम्पस का महत्व किसमें है, यानी स्मृति में हिप्पोकैम्पस क्या काम है, या हिप्पोकैम्पस किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्मृति में निभाता है। स्मृति में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हिप्पोकैम्पस निभाता है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेरिब्रम यानी बृहद मस्तिष्क पे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। इसे एक विशेष दरार जिसे लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स कहते हैं उसके द्वारा जो है 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बांटा गया है। पहला है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा है राइट हेमिस्फीयर यानी बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। दोनों गोलार्ध के ऊपर तंत्रिका कोशिका का एक पतला आवरण होता है जिसे जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस आवरण का जो रंग होता है वो ग्रे होता है। जो बृहद मस्तिष्क का घूसर पदार्थ ग्रे मैटर कहलाता है। अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था ग्रे मैटर के कारण जो आम बोल भचाल की भाषा में जो है ग्रे मैटर के कहा जाता है कि जितना ही अधिक जिस व्यक्ति में होगा वो व्यक्ति उतना ही तीव्र बुद्धि का होगा, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके स्पष्ट भी किया है। प्रत्येक गोलार्ध जो हेमिस्फीयर होते हैं इनमें 2 गहरी दरारें होती हैं जिसे रोलैंडो की दरार या केंद्रीय शुल्कस कहते हैं तथा सिल्वियस की दरार या लेटरल दरार कहा जाता है। अन्य दरारें भी छोटी छोटी दरारें पाई जाती हैं, लेकिन रोलैंडो की दरार तथा लेटरल दरार की सहायता से मस्तिष्क को 4 पालियों में बांटा गया है। पहला है फ्रंटल लोब यानी कि फ्रंटल लोब जो है अग्रपाल या केंद्रीय शुल्कस यानी सेंट्रल शुल्कस के आगे तथा लेटरल फिशर्स के ऊपर होता है। ये देखिए यह है अग्रपाल या सेंट्रल शुल्कस के आगे यह सेंट्रल शुल्कस है यानी केंद्रीय फिशर्स हैं, और यह है लेटरल फिशर्स। इसके जो है अगले हिस्से को जो है अग्रपाली कहते हैं यानी फ्रंटल लोब कहते हैं। इसके द्वारा मोटर एक्टिविटी तथा उच्च चिंतन क्रियाएं यानी हायर थॉट प्रोसेस का ज्ञान होता है। यह पाल सबसे बड़ा होता है। इसमें पेशी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, ब्रोका क्षेत्र, ब्रोका एरिया या तथा फ्रंटल एसोसिएशन सम्मिलित होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पेराइटल लोब, भित्तिपाल। यह भित्तिपाल है जो केंद्रीय शुल्कस के पीछे या केंद्रीय शुल्कस के पीछे तथा सिल्वियस दरार के जो सिल्वियस दरार है उसके जो है ऊपर का हिस्सा होता है। इसके द्वारा मूलतः शारीरिक संवेदनाओं एवं दिशा का ज्ञान होता है। टेम्पोरल लोब, यह है टेम्पोरल लोब यानी शंखपाल। इस हिस्सा के द्वारा जो है जो ये हिस्सा होता है सिल्वियस दरार के नीचे, सिल्वियस दरार इसके नीचे होता है या कनपटी का हिस्सा कहते हैं। इसके द्वारा श्रवण संवेदनाओं का ज्ञान होता है। इसमें वर्निक क्षेत्र
तथा शंख साचार्य क्षेत्र सम्मिलित होता है। अक्षिपिटल लोब पश्चकपाली पाली जो होता है, यह गोलार्ध सबसे पिछला हिस्सा है। ये पीछे का हिस्सा जो होता है इसे पश्चकपाल पाली कहते हैं या अक्षिपिटल लोब कहते हैं। इसके द्वारा जो है दृश्य संवेदन यानी विजुअल सेंसेशन का ज्ञान होता है। अब स्पेशलाइजेशन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रमस्तिष्क बुलकट यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दो गोलार्ध हेमिस्फीयर में बांटा गया है। बायां गोलार्ध लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। बायां गोलार्ध को मेजर हेमिस्फीयर और दायां गोलार्ध को माइनर हेमिस्फीयर, यानी बाएं गोलार्ध को बड़ा गोलार्ध कहा जाता है, ध्यान रखें, और दाएं गोलार्ध को जो है छोटा गोलार्ध कहा जाता है। दोनों गोलार्ध एक तंत्र के विशेष समूह होता है, उसी से जुड़े होते हैं, जिसे कार्पस कैलोजम कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है कि दोनों गोलार्ध दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध किससे जुड़े होते हैं, तो कार्पस कैलोजम से जुड़े होते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन इन लेफ्ट हेमिस्फीयर, सभी दाहिने हाथ वाले व्यक्ति यानी राइट हैंडेड पीपल जो होते हैं उनके प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वह अधिक सक्रिय होता है। बायां गोलार्ध का कार्य क्या होता है, भाषा, लैंग्वेज और स्पीच को नियंत्रित करता है। विभिन्न अध्ययनों में स्पष्ट हो गया है कि बायां गोलार्ध में भाषा तथा संभाषण को नियंत्रण करने का क्षेत्र है। इसके जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें वर्निक क्षेत्र यानी कि वर्निक एरिया, और ब्रोका क्षेत्र ब्रोका एरिया, आर्कुएट फेसिकुलस। ब्रोका क्षेत्र उच्चारण संकेत होते हैं जो किसी शब्द को बोलने या उच्चारण करने में ओठ, जीभ आदि की मांसपेशियों के क्रम को निर्धारित करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का कार्य जो है ब्रोका क्षेत्र करते हैं। वर्निक क्षेत्र क्या करते हैं, यह श्रवण संकेत होते हैं और शब्दों का अर्थ संचित करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का वर्निक क्षेत्र डैमेज हो जाए तो व्यक्ति जो है अर्थ को जो है नहीं बता पाएगा कि क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, लेकिन बोल अच्छी तरीके से, इसलिए बोलने की जो क्षमता होती है, शब्द उसके मुख से अच्छे निकलेंगे, मतलब किसी प्रकार के जो है हड़बड़ाहट नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं समझ में आएगा। अगर किसी का ब्रोका क्षेत्र डैमेज हो जाए तो वह व्यक्ति समझ तो सकता है लेकिन बोलने में दिक्कत आएगी, रुक रुक के बोलेगा, या उसके जो जीभ और ओठ जो है अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। आर्कुएट फेसिकुलस ब्रोका तथा वर्निक क्षेत्र को मिलाने वाली तंत्रिका तंत्र का एक समूह होता है। जिस तरह से जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को जो है कार्पस कैलोजम जोड़ता है, उसी तरह से आर्कुएट फेसिकुलस जो है ब्रोका और वर्निक क्षेत्र को जोड़ता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन इन राइट हेमिस्फीयर, सभी दाहिने हाथ वाले व्यक्ति यानी राइट हैंडेड पीपल जो होते हैं उनमें जो है सेरिब्रम के दायां गोलार्ध द्वारा क्या क्या काम होते हैं उसको जानिए। उद्दीपक प्रतिविज्ञान यानी स्टिमुलस रिकॉग्निशन, मेमोरी, कलात्मक क्षमताएं यानी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, संगीत, म्यूजिक, डांस, कल्पना, इन सब क्षमताओं का नियंत्रण संचालन किसके द्वारा होता है, दाहिने गोलार्ध द्वारा होता है, यानी कि राइट हेमिस्फीयर के द्वारा होता है। जान लीजिए कि दाहिने गोलार्ध से कौन कौन से कार्य होते हैं, इनको नोट कर लें आप। धन्यवाद, आप लोगों ने जो है इस वीडियो को देखा। अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी उपस्थित होगा आप लोगों के लिए। ऐसे आप लोग देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते